Good morning, all of you. Good morning, Sarvari, Yogeshwari, Kosika. Good morning, Asta. Good morning, Harsita. Good morning, Arya, Neelam, Mansari, Yosit. Good morning, all. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यहाँ पे जो है न्यू चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा ये जो न्यू चैप्टर आज हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यदि हम देखें तो आप देखिए बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टडी किए हैं, ओके, और साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा यहाँ पे हम लोगों ने जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की है, जिसमें एक तो ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये भी हम लोगों ने देखे। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट देखे जिसमें आपको एक बात ये समझ में आई होंगी कि एवरीथिंग यहाँ पे जो हो रहा है कुछ ना कुछ एक केमिकल रिएक्शंस, जिसे क्या कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये एक सेल में हो रही है। और जब एक सेल में हो रही है तो वहां पे किसी ना किसी टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो सेल में जो केमिकल रिएक्शंस जो हो रहा है या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हो रहा है, तो अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पे जो हो रही है, तो इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, क्योंकि वो मेटाबॉलिक वेस्ट है और वो रहेगी हमारे बॉडी में तो हार्म कर सकते हैं हमें, तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी से रिलीज होंगे उसे हमारे बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है। यदि रिमूव नहीं किया गया तो वो हमारे बॉडी को किसी ना किसी तरह से हार्म कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्या देखेंगे हम लोग? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये हम लोग आज के इस सेशन में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कुछ कंसेप्ट जो है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग क्या चीज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो स्टडी कर रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को समझने के पहले हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है जो हम लोगों को यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को जो देखना है इस सिस्टम में, फर्स्टली यदि हम देखें, ओके, क्या चीज बेटा, ये एक सेल है। ओके, शायद कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या बेटा? स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है क्या? रिस्पॉन्स करेंगे बेटा? ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है? यस यस सर। आयुष यस सर। खुशी यस सर। आर्यन हाँ सर क्लियर है। बेटा जिसके पास क्लियर नहीं है एक बार क्लास रिज्वाइन करो, मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके नेटवर्क का इशू होगा। खुशी, आयुषी, आर्या, आर्यन, सभी के पास बेटा एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, मेरे साइड से किसी भी टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, चलो तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को जानना है तो यहाँ पे हम लोगों को मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है ये जानना पड़ेगा। क्या समझना है? मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है ये समझेंगे हम लोग। ठीक, तो मेटाबॉलिक वेस्ट मींस व्हाट? हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि सपोज ये हमारा बॉडी का एक सेल है। अब ये हमारे जो बॉडी का ये जो सेल है, तो इस सेल के इनसाइड में, ठीक है, दो टाइप की रिएक्शन हो रही है। ये ए टाइप का रिएक्शन है और एक बी टाइप का रिएक्शन है। रिएक्शन ए जो है यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे ए प्लस बी जिससे सी बना। रिएक्शन बी जो यहाँ पे हो रही है, सपोज कोई एक्स एक सब्सटेंस है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, वाई प्लस जेड हो गया। तो इस तरह से सेल में दो टाइप की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, क्या कहेंगे इसे हम लोग? इसे हम लोग कहेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, ठीक है,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है, a प्लस बी से c बना, या फिर x जब ब्रेक हुआ तो y प्लस जेड बन रहा है। तो इसको सिंपल टर्म में यदि हम अंडरस्टैंड करें या डिफाइन करें तो इसका सिंपल टर्म जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा मेटाबॉलिज्म। मींस ऑल द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जो हमारे बॉडी में हो रहा है उसको सिंपल टर्म में हम देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वो कहलाएगा मेटाबॉलिज्म। मींस ऑल केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन लिख रहा हूं मैं रिएक्शन को, ठीक है। तो ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड आवर बॉडी। अब हमारे बॉडी में जो ऑल केमिकल रिएक्शंस जो हो रहा है, इसे सिंप्लीफाई यदि हम समझे तो वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। और मेटाबॉलिज्म की जब प्रोसेस होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होंगे, रिलीज होंगे। अब ये जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाएंगे। ठीक है, देखिए नॉट ओनली मेटाबॉलिक वेस्ट, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल रहे, तो उससे तो हमारा सेल यूज कर लेगा ना। बट कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, तो हमारे बॉडी से वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालना है, मींस वो हमारे लिए जो होगा वो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट। मींस वेस्ट प्रोड्यूस ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन, रिएक्शन को मैं आरएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, समझ लेंगे आप लोग क्या है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू जो भी वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो कहलाएगा मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट जो है, हाँ, इसे बाय प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं, लेकिन बेटा कुछ बाय प्रोडक्ट हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं, तो फिर वो हमारे लिए मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं कहलाएंगे। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे क्या वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो मैं बताता हूं। तो आपको याद होगा जब ग्लाइकोलाइसिस हुई सेल के अंदर, तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो था इसका ब्रेकडाउन हुआ था। तो जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ था तो वाटर और इसी के साथ साथ इसने CO2 बनाया। क्या बनाया, वाटर प्लस CO2। तो यहां पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां पे रिलीज हो रहा है, ये हमारे बॉडी में रहा तो ये हार्मफुल हो जाएगा, इसलिए इसको रिलीज करना जरूरी है। तो ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, समझे। उसी के साथ साथ हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट जो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, जैसे अमोनिया एंड यूरिया की यदि हम बात करें तो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो वो भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट कहेंगे। ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। हमारे बॉडी में क्रिएटिन एक केमिकल होता है हमारी सेल्स में, और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो क्रिएटिन जो है क्रिएटिनिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होता है, तो वो भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। क्या चीज, क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन की यदि हम बात करें तो क्रिएटिनिन जो है ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, समझे। तो ये पार्ट हम लोगों को यहां पर स्टडी करना है कि कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं, और फाइनली यहाँ पे इसमें किस तरह से इसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद इसको हमारे बॉडी से कैसे रिलीज किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आएंगी। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। तो अभी देखिए यहाँ पे ये तो हो गया हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे बाई प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहे हैं, इसमें जो केमिकल रिएक्शन से जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो मेटाबॉलिक वेस्ट होगा, और इस वेस्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करना ये कहलाता है एक्सक्रीशन।
Excretion means removal of harmful chemical substances in our body. This phenomena is known as excretion. इसमें एक excretion आता है और एक osmoregulation आता है. दो टर्म हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करना है. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले तो हमें एक्सक्रीशन का डेफिनेशन मालूम होना चाहिए. तो एक्सक्रीशन का डेफिनेशन क्या होगा बेटा? रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्टेज. क्या हो गया? एक्सक्रीशन. यदि हम यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन की हम बात करें, तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो क्या करेगा? मेंटेन करेगा. ऑस्मोटिक बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? तो ऑस्मोटिक बैलेंस का मेंटेनेंस यदि हम देखें, तो हमारे बॉडी में जो वाटर एंड सॉल्ट का जो बैलेंस होता है, ऑस्मोलरिटी हम कह सकते हैं, कितना हमें बॉडी में वाटर को रखना है और कितना हमारे बॉडी से वाटर को बाहर निकालना है. ठीक है, ये क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन. तो इसके बेसिस पे कुछ एनिमल्स जो होते हैं जिसको ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं और ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं. बाद में बताता हूं ये क्या होता है. ठीक है, इसमें से एक एनिमल ऐसे होते हैं जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं. तो इस तरह से टू टाइप के एनिमल्स आते हैं इसमें. एक होता है ऑस्मो रेगुलेटर और एक होता है ऑस्मो कन्फर्मर्स. समझे? चलो, ये तो बात हुई बात की. ठीक, बट अभी हम लोगों को यहाँ पे जो स्पेशली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेनली जो स्टडी करना है, वो हमें देखना है नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है. ये वाला पार्ट देखना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट है जो तो हमारे लंग्स के थ्रू बाहर आ गया. ये हम लोगों ने ब्रीथिंग में भी पढ़े हैं. समझे? तो स्पेशली हम लोगों को यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, ये हम लोगों को स्टडी करनी है. ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है ना? रिस्पॉन्स करेंगे? ओके गुड. शांतानु, अथर्व, ईसा, कोशिका, प्रहलाद का आंसर भी आया, प्रज्वल, आर्यन, खुशी. ओके बेटा, चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं. इसी में हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो पोर्शन हम देखेंगे. मींस अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है एक्चुअली कैसे ये प्रोड्यूस होगा. ठीक है, चलो तो अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट की हम बात करें. बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला बहुत सारा पोर्शन इसमें है. इसमें आगे चल के जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म समझेंगे, तो उसको समझने के लिए बेटा सारा जो बेसिक पार्ट है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए. समझे? ऑल बेसिक पोर्शन जो है वो क्लियर होना चाहिए काउंटर करंट मैकेनिज्म्स के लिए. तो इसलिए बेटा आप सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे, एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए. मंदिर बेटा आपका हैंड रेज हो रहा है, कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ लो, या फिर गलती से हुआ होगा तो हैंड लोअर कर दो बेटा. मंदिर बेटा, इज देयर एनी प्रॉब्लम? रिस्पॉन्स में क्विकली पूछो बेटा, क्वेश्चन पूछो. ओके, कुछ रहा यदि और आपको वॉइस में क्वेश्चन करना है तो मैं बाद में चांस देता हूँ बेटा आपको. ठीक है, वॉइस में एक्सेस में बाद में दूंगा, यदि कुछ है तो याद रखना, मैं बाद में आपको फिर बताता हूँ. ठीक है, चलो आपका चैट में रिस्पॉन्स आया तो देख लेता हूँ क्या बोल रहे हो बेटा. यहाँ पे हाँ, ओमोटिज्म नहीं बेटा. ठीक है, फैक्टर्स हम पढ़ेंगे. आपका ये जो डाउट आ रहा है, ये थोड़ा सा अभी हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट किए हैं. ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये रिलेशन जो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक, और हमारे जो सिलेबस में भी ऐसा कुछ पोर्शन नहीं है, तो हमें टेंशन नहीं लेना है ये सारी चीजें. हाँ बेटा, गुड खुशी, गुड बेटा, वेरी गुड अथर्व. ओके, चलो तो फाइनली आगे बढ़ रहे हैं हम लोग. तो यहाँ पे हम लोग जो है अभी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये हम देखेंगे. क्या देखेंगे अभी हम लोग? नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये हम लोग पढ़ेंगे. तो नाइट्रोजनस वेस्टेज जो है यदि हम देखें, तो इसमें देखिए बेटा जनरली नाइट्रोजनस वेस्ट की हम बात करें तो सबसे ज्यादा और मेन जो इंपॉर्टेंट जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये होता है अमोनिया.
ठीक है, क्या है ये है अमोनिया। ओके, फिर इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट आएगा वो है यूरिया। और अगेन एक और नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो होता है यूरिक एसिड। ओके, तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, ठीक, अब हम जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो क्वेश्चन ये है कि अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, क्योंकि देखिए अमोनिया की हम बात करें तो अमोनिया जो होता है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। और यदि हम देखें कि 1 ग्राम अमोनिया को यदि हमारे बॉडी से रिलीज करना है तो हमारे बॉडी से रिलीज करने के लिए मैक्सिमम वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इतने आसानी से अमोनिया हमारे बॉडी से रिलीज नहीं होता। मीन्स 1 ग्राम अमोनिया को हमारे बॉडी से रिलीज करना है तो 500 ml वाटर जो है 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करने के लिए लग जाता है। और यदि मान लो हमारे बॉडी में यदि मोड ऑफ एक्सक्रीशन यदि अमोनिया के फॉर्म में होता तो हमको एक पानी की बाल्टी लेके बैठना पड़ता और पानी पीते जाओ और निकालते जाओ, ऐसा होता। ठीक है, बट थैंक्स कहो हमारे लीवर का, क्योंकि लीवर जो है बनती तो हमारे बॉडी में अमोनिया ही है, बट उस अमोनिया को हमारा जो लीवर है वो कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। तो हमारे बॉडी में जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो होता है वो अमोनिया के फॉर्म में ना होकर वो यूरिया के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? यूरिया के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देखिए जो भी मैंने पार्ट बताया, अमोनिया जो होता है ये कैसा होता है बेटा? हाईली टॉक्सिक होता है, समझ गए? अब हाईली टॉक्सिक होने के साथ ही साथ यहाँ पे लॉट्स ऑफ वाटर जो है इसके रिमूवल के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इट्स नीड लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स रिमूवल। समझे? तो एक काम करते हैं, ये जो प्रोसेस जो होता है अमोनिया का और यूरिया का, ये कैसे हो रहा है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो है, ठीक है, क्योंकि ये तो बेटा जितने भी ये कहां पे होगा ये प्रोसेस? मोड ऑफ एक्सक्रीशन। मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो है ये तो जितने भी जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो है, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है, जैसे स्पेशली हम फिश की हम बात करें तो उसमें मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया होगा। बट हमारे इसमें ह्यूमंस में मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो होता है वो यूरिया होता है। ठीक है, तो अब ये यूरिया जो है ये कैसे हो रहा है? तो ये जैसे कि सपोज ये ह्यूमन लीवर है, क्या है ये हमारा लीवर है। अब ये जो ह्यूमन लीवर जो है इसमें अब देखिए जैसे कि सपोज यहां पे एक अमाइनो एसिड आया, क्या आया? अमाइनो एसिड आया। अब अमाइनो एसिड का यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा, और जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा तो जैसे कि सपोज अमाइनो एसिड का एक डायग्राम स्ट्रक्चर बनाते हैं, NH2 C COOH R and H, ये हो गया अमाइनो एसिड। तो अब अमाइनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो इसमें से क्या होगा? ये जो अमाइनो ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाएगा, और ये बाकी का जो रिमेनिंग जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हो, जितना भी पोर्शन जो है ये इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ये जो सब्सटेंस जो देख रहे हैं इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। किसमें? ये सारा प्रोसेस हमारा लीवर में ही हो रहा है। ठीक है, इससे बनता है बेटा ग्लूकोज। लीवर में एक प्रोसेस होता है बेटा जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से न्यू शुगर का फॉर्मेशन होता है। मैंने आप लोगों को ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया था, याद है?
बताओ, रिस्पॉन्स करो बेटा, क्या कहते हैं इसे? जब अमाइनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? वेरी गुड बेटा प्रहलाद, डिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच अमाइनो एसिड कन्वर्टेड इनटू अमोनिया इन लीवर। वेरी गुड, प्रहलाद का आंसर आ गया है ग्लूकोनियोजेनेसिस। बाकी लगता है किसी को नहीं मालूम। यस का भी आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा। ठीक, अब अमोनिया बॉडी में कैसे बनता है वही प्रोसेस बेटा यस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए, जब यहां पे ये अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म हुआ तो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बाद बाकी जो अमाइनो एसिड है उसका ग्लूकोज फॉर्म हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहेंगे इसे? इस प्रोसेस को कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर इसके बाद ये जो कंपोनेंट्स जो था वो रिलीज हुआ, तो रिलीज होने के बाद ये हमारा जो था ये क्या था? नाइट्रोजनस वेस्ट, मीन्स ये हो गया हमारा अमोनिया। ओके, ये जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हमारे लीवर में, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक साइकिल होता है। इस साइकिल को कहते हैं यूरिया साइकिल। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल मीन्स ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया यूरिया साइकिल के थ्रू, ठीक है, अल्टीमेटली अमोनिया जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो था ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में, NH2CO NH2। इस तरह से ये जो है ये क्या फॉर्म हो गया बेटा? यूरिया फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अमोनिया का कन्वर्सन जो है वो किस में हो गया? यूरिया में हो गया। समझे? और इस तरह से अब ये जो यूरिया है ह्यूमन की बॉडी में, जो यूरिया है वो किडनी से क्या होगा? एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इस तरह से ह्यूमंस में जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? यूरिया के फॉर्म में होता है। तो एज कंपेयर टू अमोनिया, यूरिया जो होता है इसका टॉक्सिक लेवल देखे तो ये अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया जो है ये क्या होता है? लेस टॉक्सिक होता है। कैसे होता है ये लेस टॉक्सिक होता है। तो अब देखो, इसके अकॉर्डिंग यदि हम एनिमल्स के नाम हम देखें और जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन है इसके अकॉर्डिंग यहां पर यदि इस कंसेप्ट को समझे तो यहां पे ऐसे एनिमल जिसमें मोड ऑफ एक्सक्रीशन अमोनिया होता है, ठीक है, तो इस फिनोमिना को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। और ये जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन जिस एनिमल में होगा उस एनिमल को अमोनोटेलिक एनिमल कहेंगे। दो कंसेप्ट याद रखना, अमोनोटेलिज्म एंड अमोनोटेलिक एनिमल। समझा ना बेटा क्या बताना चाह रहा हूं मैं? तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? ये इस फिनोमिना को अमोनोटेलिज्म कहेंगे। एक ही जगह पे मैं सारी चीजें कंप्लीट करवा रहा हूं बेटा। ठीक, अमोनोटेलिज्म मींस मोड ऑफ एक्सक्रीशन अमोनिया के फॉर्म में होगा, तो इस फिनोमिना को अमोनोटेलिज्म कहेंगे। और ये जो एनिमल है इस एनिमल को क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक एनिमल। अब जगह नहीं है मेरे पास तो कहां लिखता हूं मैं? यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं अमोनोटेलिक एनिमल। तो अमोनोटेलिक एनिमल जो है वो मोड ऑफ एक्सक्रीशन अमोनिया कर रहे हैं और अमोनिया के फॉर्म में जब एक्सक्रीट हो रहा है तो इस फिनोमिना को अमोनोटेलिज्म कहेंगे। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, मैक्सिमम वाटर जो है इसके रिमूवल के लिए चाहिए होता है। मैक्सिमम वाटर इसके रिमूवल के लिए चाहिए मींस यदि हम देखें तो 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है। कितना? 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करना है तो 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है। इसलिए जितने भी एक्वाटिक एनिमल है जैसे कि एग्जांपल फिश, इसमें मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो अमोनिया के फॉर्म में होगा। इज इट क्लियर? हेलो? हाँ, ये सारा पार्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके लिए काम की नहीं है। चलो क्लियर हो गया?
यदि अमोनोटेलिज्म क्लियर हुआ तो हम यूरियोटेलिज्म पे आएंगे। नेक्स्ट पार्ट, किसी को कुछ पूछना है यहां तक जो समझाया नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आज का लेक्चर बेटा मेन अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। कंसेप्ट बहुत सारे हैं, समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझता है तो पूछिए, एक एक चीज पूछ सकते हो। चलो तो ऑलमोस्ट बेटा सभी का रिस्पॉन्स आ रहा है। हर्षिता, सेजल, कोशिका, आर्यन, यह सारी चीजें क्लियर है। खुशी का डिमांड है कि एक बार फिर से अमोनोटेलिज्म को रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करा दे रहा हूं। आर्यन भी कह रहा है कि थोड़ा रिपीट करो। ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूं बेटा मैं। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा? हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पहले, ठीक है, वैसे तो हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम यूरिया के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन बेटा सिर्फ नॉट ओनली यूरिया, हमको इसके अलावा और भी कुछ जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो एनिमल के बॉडी से रिमूव होते हैं, वो भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोगों को नेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स, रेनेट सेल्स, ऑर्गन ऑफ बोजानस, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड, ऐसे हम लोग बेटा, ये माल्पेजियन ट्यूबुल, ये हम पढ़ेंगे। ये सारे जो है बेटा ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है ये सारे? ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। समझ गए? तो अब यहां पे देखिए, यदि हम देखें कि मोड ऑफ एक्सक्रीशन जब अमोनिया के फॉर्म में होगा तो वो अमोनोटेलिज्म कहलाएगा। इस टाइप के एनिमल अमोनोटेलिक एनिमल कहलाएंगे। मोड ऑफ एक्सक्रीशन अमोनिया के फॉर्म में हो रहा है तो अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। इसको रिमूव करना है तो बहुत ज्यादा वाटर चाहिए। ज्यादा मींस कितना? 1 ग्राम वाटर को अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं मींस एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, मींस एनिमल कहेंगे यहाँ पे, ऑर्गेनिजम्स नहीं आएगा, एक्वाटिक एनिमल। तो एक्वाटिक एनिमल जो भी रहेंगे उसमें मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो है अमोनिया के फॉर्म में होगा। जैसे एक एग्जांपल हम ले ले फिश की, तो यहाँ पे जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो होता है वो अमोनिया के फॉर्म में होता है। इज इट क्लियर? अब हम लोग देखेंगे यूरिया। तो यूरिया की हम बात करें तो यूरिया तो हमारे बॉडी में एक्सक्रीट हो रहा है, तो यूरिया के फॉर्म में जब मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है तो इसे यूरियोटेलिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? यूरियोटेलिज्म। और ऐसे एनिमल जिसमें मोड ऑफ एक्सक्रीशन यूरिया के फॉर्म में होगा तो वो क्या कहलाएगा? यूरिकोटेलिक एनिमल कहलाएंगे। यूरिको नहीं, गलत हो गया, यूरियोटेलिक एनिमल कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे ये कहलाएंगे यूरियोटेलिक एनिमल। यूरियोटेलिक एनिमल मींस ऐसे एनिमल जिसमें मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो क्या हो रहा है? यूरिया के फॉर्म में होता है। ठीक है, टॉक्सिक लेवल हम देखें बेटा तो ये हाईली टॉक्सिक था। ठीक है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक था। अमोनिया के कंपैरिजन में इसका टॉक्सिक लेवल जो रहेगा ये कैसा रहेगा? लेस टॉक्सिक रहेगा एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है, कैसा रहेगा? अमोनिया के कंपैरिजन में इसका टॉक्सिक लेवल जो रहेगा वो कम रहेगा, और इसके रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए। ठीक है, यूरियोटेलिक नहीं बेटा वेज है, ओनली एक्वाटिक एनिमल यूरियोटेलिक कैसे होंगे? यूरियोटेलिक तो हम पानी में रहते हैं क्या? नहीं, हम लोग यूरियोटेलिक हैं। समझे? जैसे ह्यूमंस की हम बात करें तो जैसे कि जो मैमल्स होते हैं बेटा, एनिमल्स जो यूरिया रिमूव कर रहे हैं, जैसे मैमल्स की हम बात करें, हम लोग ह्यूमंस की हम बात करें तो ये जो होता है यूरिया एक्सक्रीट कर रहा है, और यूरिया के फॉर्म में जब मोड ऑफ एक्सक्रीशन होगा तो क्या कहलाएगा? यूरियोटेलिज्म। वेरी गुड बेटा प्रहलाद, वेरी गुड। अब देखो जैसे कि मैंने यहां पे आप लोगों को बताया था कि 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करना है तो 500 ml चाहिए। ठीक है, 1 ग्राम यूरिया को यदि रिमूव करना तो कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा? बताओ, कौन सा कलर यूज किया था मैंने यहाँ पे? ब्लैक। तो देखो यहाँ पे यदि 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करना है तो ओनली
50 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी, समझे? ओके। यूरिया कैसे बन रहा है, मैंने यहाँ पे लीवर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बताया कि ये अमाइनो एसिड का जब डीएमिनेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो अमोनिया बनता है नाइट्रोजनस बेस, फिर उसी के साथ साथ हमारे यहाँ यूरिया साइकिल होती है जिसके थ्रू बनता है यूरिया, और इस तरह से यूरिया रिमूव होता है, समझे? तो ये था यूरियोटेलिज्म। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यूरिकोटेलिज्म क्या होता है। नेक्स्ट क्या देखेंगे अभी हम लोग, यूरिक एसिड का रिमूवल। ठीक है, यहां तक के क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे हम लोग, थर्ड वाला पार्ट। थर्ड क्या है, यूरिक एसिड देखेंगे हम। ठीक है, अब यूरिक एसिड की यदि हम बात करें तो यूरिक एसिड क्या होता है, तो यूरिक एसिड जो है यदि हम यहां पर देखें तो जब मोड ऑफ एक्सक्रीशन यूरिक एसिड के फॉर्म में होगा तो इसके लिए टर्म क्या होगा बताओ, इसके लिए टर्म यूज होता है यूरिकोटेलिज्म। क्या कहेंगे इसे, यूरिकोटेलिज्म। इस टाइप के एनिमल जो है यूरिकोटेलिक एनिमल क्या कहलाएंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल। अब यूरिकोटेलिक एनिमल है, ठीक है। अब 1 ग्राम यदि यूरिक एसिड को रिमूव करना है तो ओनली 10 ml, ठीक है, ओनली 10 ml ही वाटर रिक्वायर्ड होता है, समझे? तो अब यहां पे ओनली 10 ml वाटर, तो जितने भी जो बर्ड्स की यदि हम बात करें, ठीक है, तो आपने देखना बर्ड्स जो है एक व्हाइटिश एक सॉलिड सा सब्सटेंस जो एक्सक्रीट करता है, ठीक है। रेप्टाइल्स की आप बात करेंगे तो रेप्टाइल्स का भी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो क्या होता है, एक व्हाइटिश सा सब्सटेंस होता है, वो यूरिक एसिड होता है, ठीक है, समझे? तो अब देखिए यहां पे यदि हम देखें तो अब यहां पे क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, अब यदि हम यहां पर देखें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड, अब जैसे बर्ड बर्ड तो ऊपर उड़ रहे हैं मान लो, अब उनको ज्यादा पानी चाहिए होगा तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा पानी एक्सक्रीट नहीं कर सकते ना वो, ठीक, इसलिए इनका जो फूड होता है वो कैसा होता है बताओ, ग्रेन्स खाते हैं ये लोग, सीड, ऐसा फूड होता है जिसमें ऑलरेडी वाटर कंटेंट बहुत कम हो, तो जब वाटर कंटेंट कम रहेगा तो इसमें यूरिक एसिड बनेगा और उसके रिमूवल के लिए उनको ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, तो थोड़ा बहुत पानी रहा तो भी जो है उससे काम चल जाएगा, समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोगों ने यहां पे क्या देखे, यूरिकोटेलिज्म। तो अब यूरिकोटेलिज्म के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यदि वाटर रिमूव करना है और टॉक्सिक लेवल देखना है तो ये हाईली टॉक्सिक था, ये लेस टॉक्सिक था, और ये क्या रहेगा, ये लीस्ट टॉक्सिक रहेगा। कैसा रहेगा, ये लीस्ट टॉक्सिक रहेगा, और वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है रिक्वायर्ड होता है इसके रिमूवल के लिए, समझे? तो ये हो गया क्या चीज, ये हो गया हमारा यूरिकोटेलिज्म। क्लियर हो गया बेटा? अब रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग, फिर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आगे का जो पार्ट है वो हम सारी चीजें देखेंगे। हाँ बेटा, बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये सारी चीज आती है, और बाकी लोगों के चैट बहुत ऊपर चले गए बेटा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर, और नेक्स्ट पार्ट की यदि हम बात करें तो अब हम लोग फाइनली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बेटा, वेरी गुड पार्थ, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और शायद मैंने मॉड्यूल्स आप लोगों को बेटा सॉफ्ट कॉपी भेज दिया हूं, ठीक है। आपको हर चैप्टर के मॉड्यूल्स की मैं आपको 2 सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूं, समझे? और मॉड्यूल्स की जो आपको 2 सॉफ्ट कॉपी मिल रही है तो दोनों भी पढ़ना है, लेकिन मॉड्यूल पढ़ने के पहले एनसीईआरटी पढ़ना है,
ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ के हो गया, परफेक्शन आ गया तो ही मॉड्यूल पे जाए, और नहीं तो फिर नो नीड। समझे? एनसीईआरटी में परफेक्शन लाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, मेरा लेक्चर करो, ये दोनों होने के बाद आप मॉड्यूल पढ़ो, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर मॉड्यूल्स के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी हुई है वो सॉल्व कर लो। मॉड्यूल के लास्ट की एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद एमटीजी फिंगर टिप आपने लिए होंगे, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिए होंगे, मास्टर एनसीईआरटी लिए होंगे, ठीक है, या फिर कोई भी बुक आपने लिए होंगे जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड जो है एमसीक्यूज दिए हुए हैं, उन एमसीक्यू का प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद ये देखो कि कितना क्वेश्चन समझा है और कितना नहीं समझा है। जो समझ गया है अच्छी बात है, जो आ गया है वो अच्छी बात है, ठीक है, और जो नहीं आया है मीन्स उसको आपको याद करना है। तो पहले देख लो ये समझने वाला है, ये याद करने वाला है। याद करने वाला है तो याद कर लो, समझने वाला है और फिर भी नहीं समझ रहा है तो मैं बैठा हूं, मैसेज करो, टेक्स्ट करो, टाइम निकाल के कॉल करो, ठीक है। कोई भी बुक बेटा, मंदर सिर्फ एक बुक नहीं, कोई भी बुक ऐसा जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रोवाइड करता है बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई भी बुक जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू देता है वो बहुत अच्छा है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट एमटीजी फिंगर टिप्स को ही यूज करते हैं, ठीक है। मैं वही सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप कोई भी बुक लीजिए, ठीक है। हाँ बेटा, आपने क्वेश्चन मैसेज किए हैं, मैं रिप्लाई दे दूंगा। अब जैसे आपने अभी किए होंगे शायद, तो मैं देखा नहीं होगा, ठीक है। देखा होगा तो अभी क्लास का सेटअप लगाना होता है, ऐसा नहीं कि उठे और हम क्लास चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, कैमरा का एंगल देखना पड़ता है, जूम करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है, फिर क्लास जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। आपका ऐसा है कि आपने एक क्लिक किए, क्लास का टाइम हुआ, जूम पे लिंक पे क्लिक किया और क्लास स्टार्ट हो जाती है, बट हम लोगों को थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, तब जाके क्लास स्टार्ट होती है, ठीक। इसलिए मैं देख नहीं पाया होगा, टाइम निकाल के मैं आपके क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशंस दे दूंगा। अब बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि यदि मैंने मैसेज सीन कर लिया और आंसर नहीं दिया, और आपके बाद यदि और कुछ 10 स्टूडेंट के मैसेजेस आ गए, ठीक है, तो आपका मैसेज यदि पीछे चला गया, जस्ट लाइक जैसे आपका यहाँ पे चैट मैसेज आता है, और चैट मैसेज आता है तो बहुत सारे मैसेजेस आ गए तो आपका मैसेज ऊपर चला गया और नीचे वाले दिखेंगे, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन यदि आई तो एक और बार मुझे रिमाइंड करा दो कि सर मुझे डाउट मेरे क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है, आप मुझे डाउट क्लियर कराएं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपका क्लियर कराऊंगा, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक कि आपके डाउट क्लियर नहीं हुए आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। यदि एक क्वेश्चन आपने मुझसे पूछे, उसका मैंने आंसर भले दे दिया हूं, और उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार कुछ तो भी मिसिंग है, या हमें कुछ तो भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, समझे, तो उस टाइम पे भी आप फिर से वही चीज मुझसे पूछो, बोलो कि सर ये हमारा अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, आप हमें कुछ और मेथड और दूसरी टर्मिनोलॉजी के साथ क्लियर कराओ, ठीक है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मैं आपका क्लियर कराऊंगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ह्यूमन बॉडी के लिए अमोनिया तो हार्म होंगे ही बेटा, अमोनिया तो बहुत हार्मफुल है, ठीक है। और अमोनिया के फॉर्म में हमारा बॉडी एक्सक्रीट नहीं कर सकता, इसलिए लीवर में उसका कन्वर्सन का मैकेनिज्म हो रहा है, अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है किसमें, यूरिया में, ठीक है। चलो तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये अभी हम स्टडी करेंगे। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करें तो उसमें हमें किडनी जो है इसका लोकेशन देखना है, किडनी की लोकेशन के साथ ही साथ किडनी का कलर, इसका साइज, और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी के समान एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको यहाँ पे जो है बेटा ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे जो भी पार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें देखिए बेटा, पहली चीज तो जैसे हम लीवर की हम बात करें, ठीक है, तो लीवर यहां पर प्रेजेंट है और इसके जस्ट नीचे में यहां पर किडनी होगा। तो इस तरह से हमारा लेफ्ट और राइट किडनी जो है यहां पर ये प्रेजेंट है। अब यदि हम लीवर की बात करें तो लीवर में
जो भी प्रोसेस हुई, कौन सा प्रोसेस हुआ बताओ? यूरिया साइकिल हुआ है। तो लीवर में जो यूरिया साइकिल हुआ है, तो यूरिया जो फॉर्म हुआ, तो यूरिया जो फॉर्म हुआ वो हिपैटिक वेन की हेल्प से सबसे पहले वो हमारे हार्ट तक के जाएगा, वेना कावा के थ्रू। समझे? तो अब यहां से लीवर से जो आया, ठीक है, क्या आया? लीवर से हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए इस तरह से, ये जो है ये क्या रहेगा? वेना कावा। ठीक है, ये जो है ये क्या है? हिपैटिक वेन है। समझ रहे हो? तो हिपैटिक वेन से वेना कावा से होते हुए हार्ट तक के, क्या बताओ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो लेबलिंग कर लेते हैं सबसे पहले। ये जो है ये क्या हो गया? हिपैटिक वेन। लीवर के लिए टर्म यूज होगा हिपैटिक, किडनी के लिए टर्म यूज होगा रीनल, ब्रेन के लिए टर्म होगा सेरेब्रल, उसके साथ आर्टरी वेन हम कनेक्ट कर देंगे। समझे? फिर ये जो है ये क्या है? ये हो गया वेना कावा। और इस तरह से ब्लड जो है कहां पहुंचा बेटा? ये ब्लड पहुंचेगा हमारे हार्ट तक के। ठीक है, अब जगह छोटी है इसलिए मैं आपको कुछ इस तरह से समझा रहा हूं। हार्ट तक के गया, हार्ट से ब्लड हमारे लंग्स में गया, लंग्स से रिटर्न बैक आया। ठीक है, रिटर्न बैक जो आ रहा है वो कौन सा ब्लड आ रहा है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो अब लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक क्या आया, तो हार्ट से अब रिटर्न बैक जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इस तरह से, ये हमारा आर्टरी है, आर्टरी की हेल्प से ब्लड जो है वो रिटर्न बैक आ रहा है। समझ रहे हो? ध्यान से समझना एक एक चीज। अब एग्जाम में देखो नीट 2017 में, सॉरी 17 की बात है क्या? शायद 16 की बात है या 17 की, अब याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। तो उस टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा यूरिया जो है वो कहां पे मिलेगा? तो ऑब्वियसली बेटा हिपैटिक वेन में सबसे ज्यादा यूरिया होगा। क्यों? क्योंकि लीवर से बना, और लीवर से बनने के बाद वो वहां से बाहर निकला तो डायरेक्ट किडनी में नहीं जाएगा ना, लीवर से जाएगा हिपैटिक वेन में, फिर हार्ट तक के जाएगा, लंग से होते हुए, आर्टरी से होते हुए, फिर किडनी तक के आएगा। समझ रहे हो? तो अब देखिए यहां पे एओर्टा, एओर्टा आर्टरी, इससे अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। तो अब देखिए ये जो ब्लड आ रहा है और फाइनली ये जो ब्लड आएगा ये हमारी किडनी तक के जाएगा, तो ये दो तरीके के काम करेगा। ये इस तरह से इसकी कनेक्शन जो है ये ऐसा किडनी पे रहेगा, तो ये एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, समझ रहे हो, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ ही साथ यूरिया भी लेके आ रहा है। तो किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देंगे और साथ ही साथ यूरिया का वहां पे फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्ट्रेशन के बाद फाइनली अब यहाँ पे जो रहेगा कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो यहां से निकल के क्या होगा? ये ऐसा रिटर्न बैक आ जाएगा। समझे? तो रिटर्न बैक मीन्स व्हाट? ये जो आपका है ये ऐसा। ठीक है, तो अब क्या क्या है यहाँ पे? तो ये जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जा रहा है ये क्या कहलाएगा? रीनल वेन कहलाएगा। ये जो आ रहा है ये क्या कहलाएगा? रीनल आर्टरी कहलाएगा। ब्लड का सप्लाई समझ में आया ना कैसा कैसा होता है? ठीक है, हेलो, क्लियर हुआ ना यहां तक? के आगे बढ़े? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। रीनल आर्टरी समझा? तो रीनल आर्टरी जो है ये क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन किडनी और उसकी सेल्स को दे रहा है, और वहां पे यूरिया जो है रिमूव हो रहा है। तो फाइनली देखो ये रीनल आर्टरी से जो है इसने क्या किया बेटा? इसने गिव्स ऑक्सीजन टू किडनी सेल्स। सबसे नंबर 1 ये कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या हुआ बेटा? यूरिया यहां पे किडनी में क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। तो दो मैकेनिज्म्स यहां पे हुआ, बट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ये नहीं होता है।
ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम तो किडनी से स्टार्ट होगा, तो किडनी से जो स्टार्ट हो रहा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो देखिए बेटा यहां से अगेन इस तरह से एक, ये हमारा पेयर ऑफ किडनी आपको दिखाई दे रहा है। पेयर ऑफ किडनी के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो यूरिन जो फाइनली जो फॉर्म हुई वो लेके जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, यूरेटर्स। यूरेटर के बाद फिर ये जो यूरिन यहां से आई इस तरह से आएगी, ठीक है, जो क्या कहलाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा। तो इस तरह से यदि हम देखें तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करें तो ये जो कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करेगा, जिसमें पेयर ऑफ किडनी आएगा नंबर 1, ठीक है। फर्स्टली क्या आ रहा है, पेयर ऑफ किडनी आ रहा है। पेयर ऑफ किडनी के बाद क्या आएगा बताओ, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। समझे, अब यूरेथ्रा की भी हम बात करें बेटा तो एक मेल और एक फीमेल यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो अब देखिए फीमेल यूरेथ्रा जो है ये स्मॉल होता है। क्यों स्मॉल होता है, क्योंकि देखो ये यहां से डायरेक्टली यूरिन जो है, ठीक है, वो क्या होगा, डायरेक्ट इस तरह से यहां से ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन यही चीज हम मेल यूरेथ्रा की हम बात करें तो ये देखो इस तरह से मेल यूरेथ्रा जो होता है, ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो क्या है, लॉन्ग होता है, मीन्स पेनिस जो है इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। तो इसलिए मेल यूरेथ्रा जो रहेगा ये कैसा होता है, लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू फीमेल यूरेथ्रा। समझ में आ गया, ठीक है। अब रीनल वेन, हिपेटिक वेन, इसकी हम बात करें तो सबसे कम यूरिया जो है वो कहां पर होगा, रीनल वेन में, लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। और हिपेटिक वेन में जो रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। समझ रहे हो ना बेटा, सबसे ज्यादा कहां पे होता है और सबसे कम कहां होता है, ठीक है। हाँ, और ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा जो है यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मिएटस। यहां तक के क्लियर हुआ, या रिवाइज करना है या आगे बढ़ना है, रिपीट करना है क्षितिज। ओके बेटा रिपीट कर लेते हैं, सारा रिपीट कर दूं, यस नो, कोशिका भी बोल रही है। चलो बेटा एक बार देख लेते हैं इन शॉर्ट क्या क्या हम लोगों ने देखे हैं अभी, ठीक है। जो भी पार्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझे हैं, एक एक चीज हम लोग यहाँ पे सारा कंसेप्ट जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। देखिए बेटा हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, एंड यूरेथ्रा, ये सारी चीजें। बट यहाँ पे देखो लीवर जहां से यूरिया बना, हिपेटिक वेन की हेल्प से, वेना कावा से हार्ट तक की यूरिया गया, हार्ट से लंग्स के पास ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने गया। अब वहां से जब ब्लड आ रहा है हार्ट से तो ये किडनी पे सप्लाई होगा, तो ये जो हमारा एओर्टाइन आर्टरी है, उसके बाद रीनल आर्टरी जो कि मेन आर्टरी से किडनी तक के ब्लड का सप्लाई करेगा, तो ये किडनी तक के ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। और साथ ही साथ यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, वो तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो यूरिया है वो किडनी उसे फिल्टर कर देगा, रिनल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आ जाएगा। ऐसा ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हार्ट में आएगा मतलब यहां से इधर जाएगा फिर इधर आएगा, इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, समझे। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे देखे। ओके क्लियर हो गया, अभी भी कुछ पूछना है,
क्लियर है कोशिका। क्षितिज बेटा कौन सा पूछना था, क्लियर हो गया क्या आपका? यस बेटा देख लो एक बार। और किसी का कुछ है कि कोशिका क्षितिज, आप लोगों के डाउट थे? हो गया, चलो आगे बढ़े। चलो वेरी गुड। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने यहां पे जो है क्या देख लिया बेटा? हाँ बेटा वेरी गुड अथर्व, स्पिंक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। आर्टरी वाला पार्ट रिवाइज करना है क्या योगेश्वरी? वेन और आर्टरी वाला पार्ट, वेन और आर्टरी वाला पार्ट देखो। हिपैटिक वेन, यहां से हिपैटिक वेन जो है इससे यूरिया बना यहां से बाहर जा रहा है, तो सबसे ज्यादा यूरिया हिपैटिक वेन में होगा, मैक्सिमम अमाउंट में यहां होगा। रीनल वेन में जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? मिनिमम अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, रीनल आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया, साथ ही साथ यूरिया किडनी को दे देगा, तो किडनी जो है यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर और यहां से होके बाहर इधर निकाल देगा, रिटर्न बैक जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है बेटा योगेश्वरी, ये डाउट था, वेन आर्टरी वाला क्लियर हो गया? चलो वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। लोकेशन एंड डायमेंशन जो है किडनी का वो देख लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है, लोकेशन एंड डायमेंशन क्या होता है वो समझ लेंगे अभी। बेटा ये ऐसे नोट्स बनाना है आप लोगों को, ठीक है? रेडीमेड के चक्कर में नहीं रहना, खुद के नोट्स बनाओगे तो वो बाद में आपको याद रहेगा। और ये नोट्स बनाने के बाद बेटा जो आपका कंप्लीट एनसीईआरटी एनालिसिस होता है उसमें ये याद रखना कि इस चैप्टर में ऐसे कितने कंटेंट है जो याद रखने वाले हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप भूल सकते हो। उसके लिए बेटा जो 1 पेज नोट्स जो होता है ना वो आपको बनाना है, समझ रहे हो? 1 पेज नोट्स जो बार बार आपको रिवाइज करना है फाइनल एग्जाम तक के, क्योंकि बाकी सारी चीजें याद रहेगी, कंसेप्ट भी याद रहेगा, टर्मिनोलॉजी भी याद रहेगी, लेकिन कुछ फैक्ट जो रहता है वो आपको याद रखना है। वेरी गुड बेटा, साथ साथ बन रहे, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कॉन्सेप्ट मैप बोलते हैं जिसको, मेमोरी मैप कहते हैं, समझे? वो आपको अलग से 1 पेज नोट्स में बनाना, मतलब 1 पेज में सारा उस लेक्चर का जो समराइज है, जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हो या ये ऐसा लगता है कि ये याद रखने वाली चीजें, उनको अलग से बना के रखो, लास्ट टाइम एग्जाम में बहुत काम में आएंगे। ठीक है, ये सक्सेस का आपके लिए की रहेगा। चलो किडनी का लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। सॉरी। चलो तो अभी देखिए बेटा, लोकेशन एंड डायमेंशन ऑफ किडनी, क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, समझ गए? तो अब हम लोग यहां पे सबसे पहले किडनी पढ़ेंगे। और पेयर ऑफ किडनी जैसे प्रेजेंट है, ठीक है, आपने आज के मेरे इंट्रोडक्टरी डायग्राम में भी देखे होंगे, वहां पे किडनी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है डेटा शेयर किया था। ठीक, वो हम देख लेते हैं। फिर किडनी के बाद बेटा थोड़े से जो कुछ एनिमल्स है जहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो एडिशनल डेटा रहेगा, वो मैं बताऊंगा लास्ट में आज ही। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे क्या चीज, किडनी का एक तो हम लोग लोकेशन देखेंगे और साथ ही साथ इसका डायमेंशन क्या होता है किडनी का ये समझेंगे। तो किडनी का लोकेशन और डायमेंशन की हम बात करें तो देखो उतना अच्छे से तो नहीं, लेकिन फिर भी किडनी जैसा दिख रहा होगा आपको, एक किडनी है। ठीक, किडनी जो है बेटा हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी होता है इसके पीछे साइड, ये यहाँ पे ये जो डॉर्सल साइड होता है ना, यहाँ पे किडनी लोकेटेड होता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा बेटा, एक मेडिकल स्टूडेंट जब टेस्ट कर रहे होते देखते हैं तो किडनी का कैसे एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा। ठीक है, तो किडनी की यदि हम बात करें तो ये जो लोकेटेड है, लोकेशन कहां पे बेटा? डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यहां पे हमारा किडनी लोकेटेड होता है। ठीक है, अब डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अब किडनी दो है, एक राइट किडनी है और एक लेफ्ट किडनी है। तो अब देखिए बेटा, ये जो हमारा राइट किडनी की हम बात करें तो राइट किडनी जो है थोड़ा सा नीचे रहेगा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लीवर है,
तो राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, लेफ्ट थोड़ी ऊपर रहेंगी तो राइट थोड़ी नीचे रहेंगी। अब लेफ्ट वाली जो है थोड़ी पीछे रहती है और राइट थोड़ी आगे रहती है, क्यों? क्योंकि इधर से स्टमक है, तो लेफ्ट वाला थोड़ा बैक रहता है, बैक साइड में रीजन, यहाँ पे स्टमक है। राइट वाला थोड़ा नीचे होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीवर है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे बेटा? हाँ, नेफ्रॉन पे पहुंचेंगे बेटा, नेफ्रॉन पे हम जाने के हैं। खुशी थोड़ा वेट करो। ओके, हाँ, एक किडनी ऊपर रहती है बेटा। क्षितिज, आपके क्वेश्चन का डाउट का क्लियर कर दिया मैंने, हो गया क्लियर क्षितिज? सॉरी, चलो तो अब आगे देख रहे हैं हम लोग। किडनी पढ़ रहे थे, डॉर्सल साइड ये हमने देखे एब्डोमिनल कैविटी के किडनी लोकेटेड होता है, ठीक है। इधर साइड से हम लोगों ने इस तरह से देखे थे रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है बेटा, जहां से नर्व्स कह लो, यूरेटर कह लो, या फिर जो भी वेन्स है या आती जाती है, ये कहलाता है हिलम। क्या कहलाता है बेटा? ये हिलम। कुछ लोग हाइलम टर्म से पढ़ते हैं इसे। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? हिलम। हिलम मींस एंट्री एंड एग्जिट, नर्व्स हो सकती है, ब्लड वेसल्स हो सकती है, या फिर यूरेटर हो सकता है, ठीक है। ये जो जगह है यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट होता है। क्या क्या बेटा? नर्व्स जाएंगी किडनी में तो यहीं से जाएंगी, ब्लड वेसल्स यदि जाएगा तो वो भी यहीं से जाएगा, और इसी के साथ साथ यूरेटर जो है ये भी तो यहीं से बाहर निकला हुआ है ना, ऐसा समझ रहे हो? फिर उसके बाद ये कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? एक बीन के समान दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो होता है किडनी का, ये बीन शेप होता है, ठीक है। और बीन की यदि हम बात करें, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सा बीन ले हम, कौन सा, एक नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या बोलते हैं उसको, वो, अरे वो एक बड़ा सा बीन होता है ना जो हम वेजिटेबल्स में यूज करते हैं। हाँ, वेरी गुड, राजमा। हाँ, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, तो राजमा देखना, उसका कलर भी जो होता है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। और वो जो राजमा है उसके समान उसका ही जो स्ट्रक्चर है बीन से, इस तरह से किडनी होता है। तो कलर जो हो जाएगा इसका कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। एनसीईआरटी ने दिया है बेटा हमारे, ठीक है। अब इसका डायमीटर, इसका लेंथ, इसका थिकनेस, इसका विड्थ, ये हम देख लेते हैं। तो किडनी जो है बेटा यहां से लेके यहां तक की यदि हम देखें तो ये होती है 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, 10 से लेके 12 सेंटीमीटर। वृत्त यदि हम देखें इसकी तो यहां से लेके यहां तक के ये होता है हमारा 5 से लेकर के 7 सेंटीमीटर, ये हमारा एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी थिकनेस भी तो होगी। थिकनेस की यदि हम बात करें तो किडनी जो है यहां से इस तरह से इसकी जो है इस तरह से ऐसी थिकनेस भी होंगी यहाँ पर। तो ये जो थिकनेस इसमें जो होती है वो होती है कितनी? 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। अब याद कैसे रखोगे? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आया है बेटा? ओके, तो चलो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड। अभी हम देखेंगे सारा डेटा जो भी अभी तक के हम लोग यहाँ पे स्टडी किए हैं, ठीक है। तो देखिए किडनी का हम लोग यहाँ पे जो है जो स्टडी कर रहे थे, तो देखिए बेटा हम लोग यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें पहली चीज तो क्या क्या चीज प्रेजेंट है बेटा? तो यहाँ पे आपको ये देखो इस तरह से पेयर ऑफ किडनी दिखाई दे रही है, ये हो गया हमारा क्या चीज? पेयर ऑफ किडनी, ओके। पेयर ऑफ किडनी के बाद फिर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो हो गया, ये क्या हो गया? यूरेटर हो गया। यूरेटर के बाद यदि हम देखेंगे तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर, और फाइनली लास्ट में आएगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड किडनी, इससे कंसिस्ट होता है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो एक्स्ट्रा के पॉइंट्स जो समझाया था, इसमें ये बताया था बेटा मैंने कि देखो ये हमारा वेना कावा है, ठीक है, इंफेरियर वेना कावा। तो किडनी से रीनल वेन जो है हमारे हार्ट तक के जाएगा, और आर्टरी से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से किडनी में लेके आएगा। ऐसा मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम जो स्टडी कर रहे थे,
तो इसमें मैंने आप लोगों को, जैसे कि ये जो किडनी है, तो इस किडनी में मैंने आप लोगों को इसका लेंथ बताया। लेंथ जो होता है ये कितना होता है, कितना बताया था बेटा मैंने इसका लेंथ? इसकी जो लेंथ मैंने बताई थी, रिस्पॉन्स करो बेटा, अभी आप लोगों को रिस्पॉन्स करना है जल्दी जल्दी। कितना था? वेरी गुड। 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर। फिर उसका थिकनेस जो था वो कितना था? 5 से लेके 7 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कितना वाइड होता है बताओ? विड्थ यदि हम देखें तो ये इस तरह से यदि हम देखेंगे तो ये क्या होता है? 2 से लेके 3 सेंटीमीटर। याद रखोगे तो 2 to 3, 3 2 5 होता है, 5 to 7, ठीक है। फिर 10 to 12, ठीक है। इस तरह से आप लोग ये याद रख सकते हो। तो ये जो हो गया, क्या हो गया? ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? ये हम लोगों ने देखे कि किडनी जो है इसका लेंथ क्या है, इसका लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली है, ठीक है। उसी के साथ साथ मेल यूरेथ्रा और फीमेल यूरेथ्रा जो होता है कैसे होता है, डोर्सल साइड में किडनी जो है ये लोकेटेड होती है, ये सारा पार्ट हम लोगों ने अभी यहाँ पर समझे, ठीक है। अब किडनी जो है, किडनी का अब हम लोग जो है बाकी और भी जो स्ट्रक्चर है वो हम समझेंगे यहाँ पर। तो देखो बेटा, ये जो किडनी आप लोगों को जो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो किडनी की यदि हम बात करें तो इसमें देखो किडनी के 2 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 2 रीजन्स मींस यदि हम देखें तो देखो किडनी जो है इस तरह से यदि हम किडनी बनाएंगे तो किडनी का ऐसा एक आउटर वाला पार्ट होता है, ये वाला, ये कहलाता है कॉर्टेक्स। क्या कहलाएगा ये? कॉर्टेक्स। और उसके बाद ये इनर वाला जो पोर्शन होता है, इनर वाला पोर्शन जो होता है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेडुला। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा मेडुला, ठीक। ओरिजिनल ये वाला डायग्राम से देखो बेटा, इस तरह से देखो किडनी के आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला पार्ट, ये जो है ये क्या हो गया? कॉर्टेक्स। इधर वाला पार्ट जो होता है ये होता है मेडुला, ठीक है। और मेडुला में बेटा देखो इस तरह से फनल लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ये फनल के समान जो स्ट्रक्चर। तो ये फनल लाइक जो स्ट्रक्चर जो है ये क्या कहलाएगा? फनल लाइक स्ट्रक्चर, ये होते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या होते हैं ये? मेडुलरी पिरामिड कहलाएंगे। ओके, समझ में आया? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। तो इस तरह से पहली चीज तो देखो किडनी के बेटा 2 जोन्स होते हैं। यदि हम किडनी की बात करें तो ह्यूमन किडनी जो है इसमें 2 जोन्स होते हैं। एक जो रहेगा ये आउटर वाला पार्ट रहेगा और दूसरा जो रहेगा ये इनर वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो आउटर वाला जो पोर्शन है, आउटर वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है ये? कॉर्टेक्स। इनर पोर्शन जो है ये कहलाता है मेड्यूला। यही बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, समझ गए? ठीक है। खुशी बेटा आपका मैसेज सही जगह आ रहा है, डोंट वरी, टेंशन ना लो, दिख रहा है मुझे। तो आउटर हो गया कॉर्टेक्स और इनर जो हो गया क्या हो गया? मेडुला हो गया। ओके, यहां तक की समझ में आ गया? क्लियर हुआ इतना पोर्शन? ओके। अब इसके बाद देखिए जो मेडुला है, इस मेडुला में यदि हम देखें तो 6 से लेके 20 कोनिकल के समान एक स्ट्रक्चर होता है। कोनिकल से एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या कहते हैं बेटा? मेडुलरी पिरामिड, क्योंकि यूरिन जो बनेगा वो यहीं पे बनता है, ये मेडुलरी पिरामिड में यहीं पर जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो अभी सिर्फ आप इतना ही पोर्शन समझो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो किडनी में हम लोगों ने देखे बेटा आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स हो गया, इनर मेडुला हो गया, मेडुला में भी बेटा 6 से लेके 20 कोनिकल के समान स्ट्रक्चर होता है जो क्या कहलाता है, मेडुलरी पिरामिड कहलाता है। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड की यदि हम बात करें तो देखो किडनी में इस तरह से ये एक पिरामिड हो जाएगा, ये वाला एक स्ट्रक्चर हो गया, फिर उसी के साथ साथ आगे फिर से एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है बेटा। फिर इसी के साथ साथ हम और आगे जाएंगे तो इस तरह से फिर से एक पिरामिड हो जाएगा, ये ऐसा, ये हमारा बाहर का कॉर्टेक्स रीजन है इस तरह से। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट को मैं बना के समझा रहा हूं बेटा आपको, ठीक है, ताकि कंसेप्ट समझ में आए आपको। इस तरह से आगे और पिरामिड रहेंगे। तो अब ये जो पिरामिड है, अब हमें पता है कि यहां पे क्या चीज, जो यूरिन का जो फॉर्मेशन हुआ वो यहां पर हुआ है इस तरह से। अब ये जो यूरिन यहां पर जो फॉर्म हुई है, ठीक है, तो कहां से निकलेंगे बाहर, वो यहीं से निकलेगी। तो इस यूरिन को कलेक्ट करने के लिए इस तरह से यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, ये ऐसा, समझ रहे हो। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर जो होता है इसको माइनर कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, माइनर कैलिक्स। और ये जो माइनर कैलिक्स है ये आपस में इस तरह से ये सारे सब तरफ की यूरिन को कलेक्ट करेगा ऐसा। तो ऐसा ये सारे यूरिन को कलेक्ट करेगा। तो ये जब कलेक्ट करता है तो इसके लिए टर्म यूज होता है, ये कहलाता है मेजर कैलिक्स। क्या कहलाएगा ये, मेजर कैलिक्स। और एक फनल लाइक एक इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा किडनी में जो ये कंप्लीट सारी यूरिन को कलेक्ट करेगा, तो वो कहलाता है रीनल पेल्विस। मैं आपको इसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखो जो पार्ट में बता रहा था ये वाला, ये देखो ये छोटे छोटे इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा आपको, ये ऐसे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये जो है ये क्या है, पहले माइनर कैलिक्स आएंगे, फिर उसका ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ये वाला जो आ रहा है बेटा, दो दो तीन तीन मिलके बनेगा, वो मेजर रहेगा। और कंप्लीट एक फनल के समान ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये फनल लाइक जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है रीनल पेल्विस, जो कनेक्टेड रहेगा किससे, यूरेटर से रहेगा। ठीक है, तो यूरेटर से कनेक्ट रहेगा, तो इस तरह से जो यूरिन यहाँ पे फॉर्म होंगी यहां से आते हुए इस तरह से यूरेटर से होते हुए जो है हमारा फाइनली यूरिनरी ब्लैडर तक के पहुंच जाएगा। समझ गए। अब ये मैं मिटा दे रहा हूं, आप ये डिमांड नहीं करना कि इसका आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, हाँ डायग्राम मिल जाएगा, बट ये जो ड्राइंग किया है, ठीक है, वो उतने अच्छे से ड्राइंग नहीं किया कि जिसका का आपको पीडीएफ मिले। ठीक, तो कुछ चाहिए तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट लेते रहो। क्लियर हो गया बेटा, यप। ओके, चलो तो किडनी का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखे, जनरल से जो मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोगों ने यहाँ पे समझे। ठीक है, आगे चल के यहाँ पे हम लोगों को और भी बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो समझना है। चलो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो पार्ट हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो देखिए बेटा सबसे पहले मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो है ये पढ़ाया। अब टाइप्स ऑफ एनिमल्स की हम बात करें तो आपने देखे होंगे बेटा, टाइप्स ऑफ एनिमल में मैंने जो यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट जो दिया था, तो इसमें देखो एक तो अमोनोटेलिक एनिमल बताया था, यूरियोटेलिक बताया था और यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक में जो एक्सक्रीटरी मैटर जो होता है वो हमने देखे, कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है ये देखे, और मैकेनिज्म जो एक्सक्रीशन की जो रहती है वो कैसे होती है ये देखे, फिर इसका जो टॉक्सिसिटी लेवल कैसा है, और कुछ एग्जांपल्स जो है हम लोगों ने यहाँ पे समझे। ठीक है, अब इतना पार्ट के साथ हमने देखे कि अमोनोटेलिक में मोड ऑफ एक्सक्रीशन अमोनिया के फॉर्म में होगा, यूरिकोटेलिक में मोड ऑफ एक्सक्रीशन यूरिया के फॉर्म में होगा, यूरियो में, ठीक है, और यूरिको में यूरिक एसिड आएगा। तो यूरियोटेलिक में यूरिया, यूरिकोटेलिक में यूरिक एसिड। अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया को रिलीज करना है तो बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है। ठीक है, कितना वाटर चाहिए अमोनिया को रिलीज करने के लिए, तो 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज करना है तो 1 ग्राम जो अमोनिया रहेगा इसके लिए कितना बेटा, 500 ml वाटर रिक्वायर्ड रहेगा। लेकिन यही चीज हम यूरिया में देखें तो कम, और यूरिक एसिड में देखें तो और भी कम। मींस 10 ml वाटर यहां पे लगता है, 50 ml वाटर यहां पर लगता है। ठीक है, फिर
अमोनिया जो होता है बेटा, ये सिंपल डिफ्यूजन मेथड से जो बॉडी सरफेस होता है या फिर जो गिल सरफेस है, स्पेशली फिश की हम बात करें, तो अमोनियम आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। बट हमारे इसमें जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ उसका मेटाबॉलिज्म होगा, कन्वर्ट होगा यूरिया में लीवर के थ्रू, देन फिर वो ब्लड में जाएगा और ब्लड के बाद फिर वो किडनी में जाएगा, जब फिल्टर होगा किडनी में जाके तो उसके बाद बेटा किडनी के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है। हाँ बेटा सुमित, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे यूरिकोटेलिक की हम बात करें तो यूरिकोटेलिक जो है इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट या फिर पैलेट्स, व्हाइट इस तरह से जो पैलेट्स जो होता है इस फॉर्म में जो है क्या चीज रिलीज होगा, यूरिक एसिड। ठीक है, ये समझा, ये वाला पार्ट क्लियर है यहां तक के? किसी को कुछ पूछना है इसमें? फिर इसके बाद टॉक्सिसिटी लेवल, अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया कम है और यूरिक एसिड उससे भी कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी क्लियर हो गया होगा, कुछ डाउट नहीं होगा किसी को भी? चलो, तो नेक्स्ट पार्ट अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स भी समझ लेते हैं बेटा। देखो फीस में भी दो फीस आती है, एक आती है बोनी फीस। ठीक है, कैसी होती है? एक बोनी फीस होती है, ठीक, मींस कॉन्ट्रैक्ट थीस और ऑस्टिक थीस, ऐसे दो टर्म है बेटा फीस के, ये आपको याद रखना। वैसे मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब एक्वाटिक इंसेक्ट हो गया, एक्वाटिक एनिमल्स जैसे एम्फीबिया हम कह ले, या फिर टेलेस्ट जो है बोनीफिस जो होती है, ये अमोनोटेलिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? अमोनोटेलिक। यही चीज हम देखें तो मैमल्स, मैराइन फिश जो होती है और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग की हम बात करें तो कुछ फ्रॉग जो पानी में रहते हैं, तो फ्रॉग जो बच्चा फ्रॉग होता है टोड्स कहते हैं, और जब फ्रॉग एडल्ट हो जाता है तो ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करता है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने फ्रॉग तो बड़ा बताए थे, तो फ्रॉग तो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है, तो फ्रॉग जब पानी में रहेगा तो अमोनोटेलिक, बाहर रहेगा तो यूरोटेलिक हो जाएगा। फिश यदि फ्रेश वाटर में रह रही है तो अमोनोटेलिक, और मैराइन वाटर में रहेंगी तो क्या हो जाएगा बेटा? ये यूरियोटेलिक हो जाएगा। अब बर्ड, इंसेक्ट और लैंड स्नेल्स और रेप्टाइल्स की हम बात करें तो ये कैसे हो जाएंगे? यूरिकोटेलिक हो जाएंगे। समझ गए? ठीक है, फिर इसके बाद बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो एनिमल्स में जो होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है, जैसे कि प्रोटोनेफ्रेडिया और फ्लेम सेल्स जो है ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, नेफ्रेडिया एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मालपेजियन ट्यूब्यूल्स जो है ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ग्रीन ग्लैंड जो होता है इसी को बेटा एंटिनल ग्लैंड्स कहते हैं, और किडनी। तो किडनी बेटा वेल डेवलप्ड जो एनिमल्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स हम लोगों की बात करें जैसे मैमल्स, ह्यूमंस, तो इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो रहेगा वो क्या रहेगा? वो होता है किडनी। ठीक है, लेकिन यही चीज हम देखें तो जैसे प्लेटिहेल्मिन्थस, जब मैं एनिमल किंगडम बताऊंगा तो आपको ये वहां पे क्लियर हो जाएगा। रोटिफर्स, ये एग्जांपल्स है बेटा, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट्स, एम्फियोक्सस और कुछ एनालिड्स जो होते हैं, ये एक एग्जांपल्स है जिसमें मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स की हेल्प से होता है। यही चीज हम लोग एनालिडा में देखें, इसका एग्जांपल अर्थवॉर्म आता है, तो इसमें बेटा नेफ्रेडिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से मोड ऑफ एक्सक्रीशन होता है। इनके सबके पिक्चर्स में आगे चल के बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। मालपेजियन ट्यूबल, ट्यूब के समान एक स्ट्रक्चर होता है जो इंसेक्ट, जैसे कॉकरोच की हम बात करें तो उसमें मालपेजियन ट्यूबल के थ्रू मोड ऑफ एक्सक्रीशन होगा। क्रिस्टेशियंस या फिर प्रॉन्स की हम बात करें तो उसमें ग्रीन ग्लैंड होती है जो कि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और जितने भी वर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो उसमें जो होता है क्या होता है बेटा? किडनी जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज? यहां पे हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझे जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखे,
एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ ही साथ मोड ऑफ एक्सक्रीशन देखे, थोड़ा सा किडनी का हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझे, किडनी का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, किडनी के और भी कुछ पार्ट्स हम लोगों को देखना है बेटा, ठीक है। और उसी के साथ साथ फिर हम नेफ्रॉन देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? नेफ्रॉन। हाँ बेटा, ओके, हाँ। तो इस तरह से ये था जनरल बेसिक सा कंसेप्ट, जिसमें हम लोगों ने क्या चीज, जनरल से टर्म्स जो है हम लोगों ने स्टडी किए। ओके, तो फाइनली आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये वाला पिक्चर्स और डायग्राम तो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ बेटा, नेफ्रॉन जो होता है किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है, जो आगे चल के पढ़ने वाले हम लोग। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। मजा आया? वेरी गुड बेटा, थैंक यू। जाना चाहिए हर लेक्चर में। चलो तो मिलते हैं फाइनली फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। टाइम तो है बट जो मेन कंटेंट है वो तो कंप्लीट हो गया आज का। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और वैसे आप इस ग्रुप में तो ज्वाइन कर ही लिए होंगे बेटा, ये 2 ग्रुप है हमारा टेलीग्राम का, नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लो। सारे वीडियो और हर चीज सबसे पहले यही पोस्ट होता है, ओके। टेलीग्राम उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सर्च कीजिए या फिर मैंने जो लिंक दिया उससे ज्वाइन कर लीजिए। हैव अ नाइस डे स्वयं। ये लिंक है बेटा, इस लिंक पे बेटा जितना भी जो डेटा मटेरियल है, जितने वीडियो है और नोट्स जो है, इसका सारी चीजें जो है मैं इस पे पोस्ट करता हूँ। ये हमारा वेब यूआरएल है जहां पे आपको वीडियो, पीडीएफ एक सिंगल प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा। ये 12th का डेटा है, 11th का डेटा है, इस तरह से सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक। यदि आप इसका यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है, कई लोगों को नहीं मालूम रहता, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बता देता हूँ। और जो भी पीडीएफ में देता हूँ बेटा, उसमें ये वाला आपको एक पेज मिलेगा, ये सारा कुछ हाइपर लिंक किया हुआ है। यदि आप इस पे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली आप बेटा यूट्यूब, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। कुछ क्वेरी है तो आप यहाँ से अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंस्पायरिंग माइंड, इंस्पायरिंग लाइफ, थिंक बिग, गो अहेड, टेक केयर।